दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। आदमी अपना कारोबार करता है और उसमें थकता है, हारता है, और वो अपने माइंड मसाज के लिए या अपने थोड़े से मनोरंजन के लिए फ़िल्में देखता है। कुछ लोग कॉमेडी शो देखते हैं, कुछ क्राइम शो देखते हैं, कुछ मूवी देखते हैं। तो इन चीज़ों का हमारी ज़िंदगी पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। कुछ लोग इसको एन्जॉयमेंट में लेते हैं और कुछ इसको क्राइम के लिए इसमें से आइडिया लेते हैं, और कुछ लोग क्राइम से कैसे बचा जाए, कैसे सावधान रहा जाए, कैसे सतर्क रहा जाए, उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। एक फ़िल्म आई थी जिसमें रामचरण और आलू अर्जुन थे, अल्लू अर्जुन, यवदू, यवाडू ऐसा ही कुछ नाम था उसका, साउथ की फ़िल्म थी। तो उसमें जो फ़िल्म का हीरो होता है, उसके ऊपर कुछ बदमाश हमला करते हैं और उसमें उसका पूरा चेहरा बिगड़ जाता है और उसकी फिर प्लास्टिक सर्जरी होती है। तो जो अल्लू अर्जुन है उसके चेहरे पर रामचरण का चेहरा उसमें लगाया जाता है, और वो बहुत अच्छी फ़िल्म है, मैंने भी कई बार देखी है वो। तो उस फ़िल्म को देखकर कुछ लोग योजना बनाते हैं क्राइम करने की। तकरीबन 20 बार उस फ़िल्म को देखा जाता है और उसकी बारीकी देखी जाती है कि अगर एक चेहरे पर दूसरा चेहरा लगाना है, कैसे होगा, और उसमें क्या-क्या सावधानी रखनी पड़ेंगी, किस चीज़ से हम पकड़े जा सकते हैं, किस चीज़ से नहीं पकड़े जा सकते। ज़ाहिर-सी बात है जिसका चेहरा लगाना है, उसकी पूरी डिटेल, वो बोलता कैसे है, उसके माँ-बापों का क्या नाम है, उसके भाई-बहनों का क्या नाम है, कहाँ रहते हैं, कहाँ शादी हुई है, कहाँ पैदा हुआ है, कौन-सी भाषा बोलता है, क्या उसको पसंद है, क्या उसको नापसंद है। किसी की जगह लेने से पहले ये सारी जो होमवर्क हैं, ये होते हैं। तो आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। आज की कहानी है तेलंगाना की। यहाँ पर एक जगह है नागरकुन्नूर। तो वहाँ पर अस्पताल में एक महिला एक जख्मी पुरुष को लेकर आती है, जिसका चेहरा तेजाब से जला हुआ था और वो चीख रहा था, वो दर्द के मारे कराह रहा था। अस्पताल में लाते हैं और उसका इलाज शुरू होता है। तो डॉक्टर बताते हैं इसको करीब 30-40% उसका चेहरा जल चुका था बुरी तरीके से, और उसको बहुत तकलीफ़ हो रही थी। इलाज शुरू होता है, उसको दर्द वगैरह के इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो मरीज का नाम था सुधाकर रेड्डी, वो किसी कंपनी में मैनेजर था। और जो उसकी वाइफ थी, जो उसके साथ आई थी अस्पताल में भर्ती कराने के लिए, वो थी स्वाति रेड्डी, वो पेशे से नर्स भी थी। तो ट्रीटमेंट शुरू होता है। स्वाति रेड्डी जो सुधाकर रेड्डी के परिवार वाले होते हैं, उनको फ़ोन करती है, अपने परिवार वालों को फ़ोन करती है, उनको सूचना देती है कि हम रास्ते से जा रहे थे और अचानक कुछ गुंडों ने इनके ऊपर तेजाब से हमला कर दिया है और हम इस अस्पताल में हैं, आप यहाँ पे आ जाइए। सब वहाँ पर आनन-फानन में जाते हैं और जाकर देखते हैं वो इलाज चल रहा है, और धीरे-धीरे वो रिकवर होना शुरू होता है। अब उस टाइम क्योंकि चेहरे पे तेजाब था तो खाने-पीने में दिक्कत होती है, कुछ लिक्विड दिया जाता है। कुछ दिन गुज़रते हैं, धीरे-धीरे जो उसका मुँह है वो काम करना शुरू करता है। अब उसको जो खाना देना शुरू होता है। तो इसी बीच उसकी माँ को पता लगता है कि अब खाना खा रहा है सुधाकर रेड्डी। तो उसकी माँ को पता था उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। तो जो मटन सूप है, वो उसकी फ़ेवरेट डिश थी। तो उसकी माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, जब उसको पता लगता है उसका बेटा ठीक हो रहा है और वो खाना भी शुरू करता है, तो वो फ़ौरन बाज़ार से मटन मँगाती है और उसका सूप पकाती है और खुशी-खुशी हॉस्पिटल पहुँचती है अपने बेटे को पिलाने के लिए। क्योंकि उसकी सबसे जो बेहतरीन और सबसे फ़ेवरेट जो डिश थी, अपने माँ के हाथ का मटन सूप था। उसकी माँ को पता था कि वो देखते ही एकदम खुश हो जाएगा और फटाफट सूप पिएगा। लेकिन होता इसके बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि जैसे ही उसकी माँ उसको सूप देती है, सुधाकर रेड्डी को, तो वो पीने से मना कर देता है। अब ये देखकर माँ को थोड़ा अजीब लगता है कि जो जिसको ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी चीज़ जिसको पसंद होती है, वो उसको उसके लिए एकदम से दीवाना होता है उसका। तो वो पीने से मना कर देता है। खैर कोई बात नहीं, अब जो रिश्तेदार होते हैं या परिवार वाले होते हैं, अस्पताल के अंदर हर आदमी कुछ ना कुछ, कोई फल ले जाता है, कोई कुछ उसका जूस लेके जाता है, कोई खाना लेके जाता है। तो इसी तरीके से परिवार वाले जो और यार रिश्तेदार थे और दोस्त थे, तो कोई बिरयानी लेके जा रहा है, कोई कुछ लेके जा रहा है, लेकिन जो भी चीज़ नॉन-वेज की होती थी, वो उसको मना कर देता था खाने के लिए। अब ये देखकर जो सुधाकर रेड्डी का छोटा भाई था, उसको कुछ डाउट होने लगता है
क्योंकि उसको लगता है कि जब पहली बार उसकी माँ मटन सूप लेकर आई थी, तो हो सकता है पूरी तरह वो ठीक ना हुए हों या उनके मुँह का जो स्वाद है वो पूरी तरह ना हुआ हो। लेकिन फिर 2-4 दिन गुज़र चुके थे, वो बाकी चीज़ें सब खा रहा था, लेकिन जो भी उसकी माँ फिर दोबारा से मटन सूप लेकर आती है, तो फिर वो खाने से मना उसको पीने से मना कर देता है। अब उसके भाई का जो डाउट था, वो क्लियर होने लगता है। फिर वो और चीज़ उसकी नोट करता है कि वो कौन से हाथ से लिखता था, अब कौन से लिख रहा है। कुछ उससे वो क्रॉस क्वेश्चन करता है, कुछ बचपन की बातें उससे पूछता है, उसको मतलब एक तरीके से कुरेदता है उसको। तो उसको कई सारी चीज़ें ऐसी लगती हैं कि उसको ये मतलब उसको ये पक्का हो जाता है कि ये जो है ये सुधाकर रेड्डी नहीं है, मेरा भाई नहीं है, ये कोई और है। अब क्योंकि भाभी उसकी ये कह रही थी स्वाति रेड्डी कि तुम्हारा भाई है, और उसकी जो माँ है और सबको लग रहा था कि ये भाई है, लेकिन उसके दिमाग में कहीं न कहीं ये चीज़ घर कर गई कि ये भाई नहीं है, और वो चुपचाप बिना अपने परिवार को बताए पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ जाकर वो एफआईआर लिखाता है कि अस्पताल के अंदर एक आदमी है और मेरी भाभी उसको अपना मेरा भाई बता रही है, अपना पति बता रही है, और मुझे डाउट है कि वो नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसकी ऐसी हैं जो हमारे भाई से मैच नहीं कर रही हैं। अब क्योंकि केस थोड़ा इंटरेस्टिंग था, तो एक पुलिस ऑफिसर होता है, वो अपने जो बड़े अधिकारी होते हैं उनसे थोड़ी रिक्वेस्ट करता है कि सर इस केस को मैं सॉल्व करूँगा, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक आदमी अस्पताल में पड़ा है, उसका चेहरा झुलसा हुआ है, कि अगर कोई अपराधी भी है तो अपना चेहरा तो जलाएगा नहीं इतने बुरे तरीके से, क्योंकि तेजाब का कुछ पता थोड़ी है कि कहाँ पर कितना गिरेगा, हो सकता है आँख पे गिर जाए या चेहरे के अंदर चला जाए, आदमी मर भी सकता है। तो उसको उसकी बात भी ठीक लग रही थी, लेकिन ये भी बात हज़म नहीं हो रही थी कि आदमी अपना चेहरा कैसे जला सकता है। तो खैर वो उसकी एफआईआर लिखता है और उसके बाद उसके भाई के साथ थोड़ी बातचीत करता है, डिस्कस करता है, उससे पूछता है कि तुम्हें क्या पॉइंट इसके ऐसे लगे। सारी बात सुनने के बाद वो ये चीज़ पुलिस जो ऑफिसर होता है वो थोड़ा स्मार्ट होता है, इसलिए वो पहले ही सोच लेता है कि उससे अगर हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे, कहाँ पैदा हुआ था, भाई का नाम क्या है, बहन का नाम क्या है, तो उस चीज़ का उसने पहले से होमवर्क किया हुआ होगा और वो फटाफट उनके जवाब दे देगा, और इस तरीके से हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे। अब क्योंकि डिजिटल ज़माना है, आधार कार्ड है, फिंगरप्रिंट है, तो पुलिस वाला ये सोचता है कि इधर उधर की टाइम ख़राब ना करके सीधा फिंगरप्रिंट मैच कर लेते हैं, और जैसे ही मैच करेंगे उससे पता चल जाएगा, क्योंकि हाथ तो अपने जलाया ही नहीं है, चेहरा जलाया है उसने। ये चीज़ भी वो पूछता है कि उसके हाथ ठीक है नहीं है, तो उसका भाई बताता है कि हाथ बिल्कुल ठीक है, और जैसे हमने साइन वगैरह भी कराए हैं, जैसे चेक है या किसी और चीज़ पे है तो उसने करे हैं। तो अब पुलिस वाला अस्पताल पहुंचता है, वहाँ डॉक्टर से जाके कहता है कि हमें इस पर डाउट है, लेकिन हम थोड़ा भी इससे खुल के नहीं पूछना चाहते। अब चूँकि अस्पताल में पहले ही बहुत सारे पेपर ऐसे होते हैं जिन पर डॉक्टर साइन कराते हैं। आपने देखा भी होगा, जो कोई गंभीर रूप से घायल होता है या किसी अस्पताल में या कोई भी मतलब बड़े ऑपरेशन के लिए जाता है, तो डॉक्टर एक पेपर पे साइन करा लेते हैं, एक फॉर्म भरवाते हैं कि अगर इसको कुछ होगा तो हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी। इसी तरीके से वो उसके पास जाते हैं और वो उसकी पत्नी स्वाति रेड्डी से बोलते हैं कि हमें इनके फिंगरप्रिंट चाहिए, क्योंकि अब उनकी जो है प्लास्टिक सर्जरी की वो इजाज़त लेते हैं स्वाति रेड्डी से। तो स्वाति रेड्डी तैयार हो जाती है कि आप इनकी प्लास्टिक सर्जरी कर दीजिए, और अपने पति का चेहरा देती है सुधाकर का कि इसके जैसा इनका चेहरा बना दीजिए। अब जो जैसे मतलब इनका पहला था ऐसे ही अब इनका आप बना दीजिए। तो वो उसी चीज़ के लिए वो फिंगरप्रिंट दोनों हाथों के फिंगरप्रिंट किसी पेपर पे ले लेते हैं डॉक्टर, और लेकर वो पुलिस को दे देते हैं। अब पुलिस के लिए काम बहुत आसान हो गया था, और पुलिस का आइडिया भी बहुत बढ़िया था कि बिना किसी मारपीट और बिना किसी दबाव के और बिना किसी पूछताछ के थर्डगिरी के ये ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। अब वो आधार कार्ड सेंटर जाते हैं और वहाँ पर जाकर जो उसका आधार कार्ड उसके छोटे भाई से आधार कार्ड मंगाते हैं और वहाँ मैच करते हैं। तो जिस चीज़ का उनको शक था वही होता है, क्योंकि वो आधार कार्ड से वो फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते। अब ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये जो जो कोई भी जो प्राणी है अस्पताल के अंदर, ये सुधाकर रेड्डी नहीं है, ये कोई और है। अब भाई को ये चीज़ क्लियर, पुलिस को ये चीज़ क्लियर। अब जाहिर सी बात है, अगर सुधाकर रेड्डी नहीं है तो फिर सुधाकर रेड्डी है कहाँ, सबसे पहली बात ये थी। और दूसरी ये थी कि जो उसकी पत्नी थी उस पर पुलिस को डाउट होता है, क्योंकि कोई भी अगर ऐसी गंभीर हमला हुआ है तो सबसे पहले उसको ठीक है अस्पताल आदमी लेकर आने में जाता है, लेकिन एफआईआर जरूर होती है। कई बार डॉक्टर भी उसका ट्रीटमेंट तभी चालू करते हैं, कई फिल्मों में भी दिखाया गया है, हकीकत भी है कि ये पुलिस केस है, हम इसका ट्रीटमेंट जब भी चालू करेंगे जब आप पुलिस को इसकी इन्फॉर्मेशन देंगे, एफआईआर दिखाएंगे या पुलिस को यहाँ पे बुलाएंगे। जैसे किसी को गोली लगी हुई है या कोई चाकू से है, कोई निशान है, किसी भी तरह अगर कोई घायल है, तो इनको भी एक इंटरेक्शन होते हैं।
लेकिन चलो अगर उन्होंने इंसानियत के तौर पर डॉक्टरों ने शुरू कर भी दिया ट्रीटमेंट, तो उसके बाद उनको पुलिस को बुलाना चाहिए था। तो यहाँ पे एक गलती स्वाति रेड्डी की तो थी, दूसरी उन अस्पताल वालों की भी थी, डॉक्टरों की, कि जब ट्रीटमेंट चालू हो गया तो उनको पुलिस को ये चीज़ इन्फॉर्म करनी चाहिए थी। खैर, दोनों के दोनों ही अस्पताल के डॉक्टर और स्वाति रेड्डी पुलिस में एफआईआर नहीं लिखवाती। सबसे पहला डाउट स्वाति पे ये होता है। दूसरा ये होता है कि वो बार बार उसको अपना पति मान रही है, क्योंकि उसका भाई भी कह रहा है ये मटन सूप नहीं पी रहा है, बिरयानी नहीं खा रहा है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ थी कि अब कौन से हाथ से लिख रहा है। जो उसका जो चल रहा था, तो उसकी जो वॉकिंग स्टाइल था वो भी उसका चेंज था। और जाहिर सी बात है, जो भाई हैं, जो परिवार है, उनकी बहुत सारी छोटी बचपन की ऐसी यादें होती हैं, या अब कहाँ पे नौकरी कर रहा है, कौन कौन है। तो बहुत उसका छोटा भाई काफ़ी हद तक ये आधी इन्वेस्टिगेशन वो खुद ही कर लेता है, और वो इस चीज़ पर जब भी फाइनल करता है कि मेरा भाई नहीं है। अब पुलिस स्वाति से पूछताछ करने का फैसला करती है, लेकिन जिसका पति पहले ही अस्पताल में पड़ा हुआ, उससे इतना ज़्यादा मतलब टाइट तरीके से नहीं पूछ सकती। तो क्योंकि फिंगरप्रिंट आने के बाद पुलिस को भी क्लियर हो गया था, वो स्वाति रेड्डी को थाने बुलाती है, और उससे जाकर उसको ये नहीं बताती कि हमने ये सब कर लिया है। खाली उससे यही पूछती है कि कहाँ पर ये वारदात हुई थी, क्योंकि हमें उन क्रिमिनल को पकड़ना भी है जिन्होंने ये करा था। वहाँ पर तुम कहाँ से आ रहे थे, कहाँ पे जा रहे थे, कितने आदमी थे, कौन से वाहन से थे, ये सारी चीज़ें वो स्वाति से पूछती है। और वो फिर कि जब ये ऐसा हो गया, फिर तुम जब अस्पताल गई थी तो तुमने सबसे पहले किसको इन्फॉर्म किया। तो वहाँ पे स्वाति बोलती है कि मैंने, जो सुधाकर की जो माँ है, मतलब स्वाति की सास, कि मैंने उनको फ़ोन किया और उनको मैंने ये जानकारी दी। मैं अस्पताल गई, पुलिस को फ़ोन करना मेरे इतना ध्यान नहीं रहा, क्योंकि उनकी हालत बहुत ख़राब थी, और इसी तरीके से मैंने ये सारी चीज़ें करी। अब पुलिस, क्योंकि पुलिस का सबसे पहला तरीका यही होता है कि पहले वो पूछताछ करती है, और दूसरा जो उसका कदम होता है वो सीधा क्रॉस क्वेश्चनिंग का होता ही होता है। चाहे उसका कितना ही भरोसे का क्रिमिनल क्यों ना हो, कितना ही उसको पुलिस को ये क्यों ना लग रहा हो कि ये हो ही नहीं सकता, लेकिन पुलिस इस काम को करेगी ज़रूर। तो जो भी क्वेश्चन उससे करेंगे, और क्वेश्चन भी कई तरीके से, अलग अलग तरीके से करती है। तो क्योंकि अगर वो सच्चा है तो वो सारे जवाब ही हर बार वही देगा, और अगर वो झूठा है तो कहीं ना कहीं वो इधर उधर घूमेगा, और पुलिस एकदम उसको पकड़ेगी उस चीज़ पे। तो स्वाति की सास को बुलाती है और उससे पूछती है कि आपकी बहू बता रही है कि जैसी तेजाब उसके चेहरे पर डाला था, उसके बाद उसने सबसे पहला फ़ोन आप ही को किया था। तो उसकी माँ कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो मेरी बात हुई थी मेरे बेटे से, उस दिन वो बिल्कुल ठीक था, और मेरी स्वाति से भी बात हुई थी, और स्वाति के बाद मेरी सुधाकर से बात हुई थी, तो दोनों बिल्कुल ठीक थे। अब यहाँ पे जो, क्योंकि वो पहले ही एक शक के घेरे में थी, अब यहाँ पे देखिए एक बात क्लियर हो गई थी कि इसमें स्वाति का ज़रूर कोई ना कोई हाथ है। अब वो स्वाति को अपने तरीके से, जो पुलिस का अपना स्टाइल है, महिला पुलिस को बुलाई जाती है और उसको थोड़ा टाइट लिया जाता है। अब क्योंकि वो पेशेवर क्रिमिनल तो थी नहीं, वो थोड़ी देर में टूट जाती है। उसके बाद जो कहानी सामने आती है वो ये थी कि 2017 में उनकी शादी होती है, और शादी होने के बाद दोनों का हिसाब बहुत सही चल रहा होता है, और धीरे धीरे टाइम कटता है। और क्योंकि शादी परिवार वालों ने ही कराई थी उनकी, तो वो सब ठीक चल रहा होता है उनका। 2017 नहीं, सॉरी, उनकी जो शादी होती है 2014 में उनकी शादी होती है, सॉरी। तो 2014 में उनकी शादी होती है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। इसी बीच 1-2 साल गुजरता है, और उसमें स्वाति की कमर में दर्द रहने लगता है। अब वो खड़ी नहीं हो पाती ज़्यादा देर, कोई भी काम करती है तो जल्दी थक जाती है, उसकी कमर में मतलब काफ़ी इशू आने लगते हैं। तो वो जो सुधाकर रेड्डी है उसको स्वाति रेड्डी को किसी डॉक्टर को दिखाता है, और डॉक्टर उसको बोलता है कि इनकी कमर की जो है ये फिजियोथेरेपी होगी। और वो उनको फिजियोथेरेपी का डॉक्टर का एक एड्रेस मिलता है, तो डॉक्टर का नाम था डॉक्टर राजेश। अब खैर, और सुधाकर रेड्डी स्वाति रेड्डी को डॉक्टर राजेश के पास ले जाता है, और वहाँ पर जो फिजियोथेरेपी शुरू हो जाती है। अब क्योंकि ये पूरा कोर्स होता है, ऐसा तो है नहीं एक ही बार कराई, तो सुधाकर उसको रोज़ डॉक्टर राजेश के पास ले जाता है। लेकिन धीरे धीरे फिर क्योंकि काम छूटता है, वो पहले ही किसी कंपनी में मैनेजर था, तो अब जो स्वाति है वो अकेली वहाँ पे जाने लगती है, और सुधाकर अपने काम में बिजी हो जाता है, और वो जाती है अपना फिजियोथेरेपी कराती है और वापस आ जाती है। तो ये जो फिजियोथेरेपी थी डॉक्टर राजेश के साथ काफ़ी दिन चलती है, और धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो जाता है।
और प्यार इतना हो जाता है वो फैसला करते हैं कि हम दोनों शादी करेंगे। अब इसमें प्रॉब्लम ये थी कि स्वाति पहले से ही शादीशुदा थी और सुधाकर रेड्डी के होते हुए शादी हो नहीं सकती थी उन दोनों की, या तो उनका डिवोर्स हो। तो अब कहीं कहीं ना कहीं ये चीज़ लालच भी आ जाता है किसी भी आदमी को कि अगर डिवोर्स होगा तो जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है, जो उसको ऐशो आराम की आदत है, जो माहौल चल रहा है, वो चीज़ें उससे छिन जाएंगी। और उसके बाद वो जो डॉक्टर है राजेश है उसके पास आएगी, उसका घर कैसा है, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, क्या चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं ये लालच आया था कि जो राजेश की जो प्रॉपर्टी है वो तो है ही, और जो अगर सुधाकर की भी मिल जाए तो और बढ़िया हो जाएगा, मतलब डबल तरीके से काम होगा, क्योंकि वो नर्स थी, वो राजेश डॉक्टर था। तो एक तरीके से जो कारोबार है वो भी सेम था दोनों का। तो वो बजाय डिवोर्स के चलने के सीधा मर्डर की योजना बनानी शुरू करते हैं। और उसी टाइम पे ये फिल्म आती है यवडू, यवाडू, ऐसा ही नाम था इसमें। रामचरण था और अल्लू अर्जुन। तो इसमें उनका एक्सीडेंट होता है जिसमें अल्लू अर्जुन का पूरा चेहरा बिगड़ जाता है, और वो उसके बाद जो उसकी माँ डॉक्टर होती है उसको रामचरण का चेहरा देती है। और वो फिल्म इस तरीके से काफ़ी चली थी, फिल्म सुपरहिट फिल्म है साउथ की। क्योंकि अब ये कहानी भी तेलंगाना की है तो वो उसको देखते हैं, समझते हैं, करीब 20 बार उस फिल्म को देखते हैं, और उनके दिमाग में यही आइडिया आता है कि क्यों ना डॉक्टर राजेश का चेहरा बिगाड़ा जाए और उस पर प्लास्टिक सर्जरी कराकर सुधाकर रेड्डी का चेहरा उस पर लगाया जाए। इस तरीके से अ, दोनों काम हो जाएंगे, जो प्रॉपर्टी है वो भी मिल जाएगी, और जो सुधाकर रेड्डी है वो भी रास्ते से हट जाएगा। अब इस चीज़ का वो फाइनल करते हैं। तो 26 नवंबर 2017 को संडे का दिन होता है। तो सुधाकर रेड्डी सोता हुआ होता है रिलैक्स मूड में। अब उसकी जो वाइफ थी स्वाति, क्योंकि वो डॉक्टर है, तो वो एक बेहोशी का इंजेक्शन उसको सोते हुए का लगा देती है। क्योंकि इसकी डोज भी एक लिमिटेड होती है, उसमें देखा जाता है कि भी इस बेहोशी के इंजेक्शन में ये कितनी डोज इसको देनी है, क्योंकि वो पहले से नर्स थी तो उसको पता था कि कितनी मात्रा में वो डोज देनी है। क्योंकि बेहोशी के साथ एक ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है, अगर आपने डोज अगर ज़्यादा दे दी तो जो मरीज है या वो जो भी आदमी है वो मर जाएगा। तो वो उतनी मात्रा में देती है, क्योंकि वो नर्स है तो उसको ये भी पता है कि अब इसको कितनी देर बाद होश आएगा। उसके बाद वो फिर राजेश को फ़ोन करती है, राजेश आता है। तो एक लोहे की रॉड लेते हैं काफ़ी बड़ी, और वो सीधे सुधाकर रेड्डी के सिर में मारते हैं, और जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद फिर वो उसके चेहरे को कुचलते हैं क्योंकि जो पहचान में ना आए। रात होने का इंतज़ार करते हैं। रात होती है, बॉडी को कार में डालते हैं, पास में एक जंगल था वहाँ पर ले जाते हैं, और साथ में पेट्रोल लेके जाते हैं। अब वहाँ पर ले जाकर एक गड्ढा खोदते हैं, उसके अंदर सुधाकर रेड्डी को डालते हैं, ऊपर से पेट्रोल और थोड़ा बहुत लकड़ी वगैरह डालते हैं। और क्योंकि चेहरा उन्होंने पहले ही जला दिया था, जो उसकी अगर मिल भी जाए तो उसकी पहचान ना हो सके। अब दूसरा काम उन्होंने फिर उसको पूरी बॉडी को उसको जला दिया। अब जलाने के बाद वो वापस आते हैं, और आने के बाद अब जो दूसरा काम था, अब उसमें राजेश को उस दर्द से गुजरना था, क्योंकि कोई भी आदमी चेहरे पर तेजाब डालना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब उसमें दर्द होगा, वो बहुत डरता है। लेकिन स्वाति उसको समझाती है कि कुछ देर का दर्द है, बाकी सारी ज़िंदगी आराम से कटेगी, ऐसे कटेगी। और ना ही कोई एफआईआर है जो पुलिस उसकी इंक्वायरी करेगी। बस इसीलिए एफआईआर नहीं लिखवाई जाती कि सीधी सी बात है कि जैसे ही चेहरा आपका होगा, आप परिवार में मिलोगे तो उसकी प्रॉपर्टी भी अपनी होगी और सब कुछ ठीक ठाक चलता रहेगा। सुधाकर रेड्डी जो मर ही चुका है। तो उनका ये प्लान था। लेकिन ये सारा प्लान एक मटन सूप की वजह से, क्योंकि वो मटन सूप इसलिए नहीं पी रहा था क्योंकि वो वेजिटेरियन था, इसीलिए वो बिरयानी नहीं खाई ना मटन सूप पिया, जिससे वो एक शक उसके छोटे भाई को हुआ। और उसी शक की वजह से फिर उसने दूसरी क्वेश्चनिंग करी, उसके चाल ढाल देखे, उसकी बातचीत का तरीका देखा, उसका हंसना देखा, बोलना देखा। फिर उससे बचपन की यादें भी पूछी, क्योंकि शुरुआत मटन सूप से हुई, और उसी से वो उसका भाई फिर ये चीज़ इन्वेस्टिगेशन करता गया, जिसमें उसको ये डाउट हुआ, फिर वो पुलिस को के पास जाता है। तो इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि जो ये सब मनोरंजन के लिए बनाए जाते हैं, चाहे वो क्राइम स्टोरी हो, फिल्में हों, एक्शन थ्रिलर या कॉमेडी शो हों। तो आदमी जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उससे थकता है, हारता है, और फिर वो थोड़ा रिलैक्स होने के लिए ये चीज़ें देखता है। हफ्ते में फ़िल्म देख ली, या घर पे कॉमेडी शो या क्राइम स्टोरी देख ली। लेकिन इन चीज़ों से अच्छाई भी है और बुराई भी है। अच्छाई ये है कि जितनी ज़्यादा आप ये चीज़ें देखेंगे तो आप दुनिया में होने वाले क्राइम से आपको जानकारी रहेगी, और उनसे कैसे बचना है, और कैसे-कैसे लोग तुम्हें धोखा दे सकते हैं, ठग सकते हैं, मार सकते हैं, चोट पहुँचा सकते हैं। उन चीज़ों से आप चौकन्ने रहेंगे।
तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? ये सत्य घटना है, इस पर आपने कमेंट्स दें, अपनी राय दें, सवाल और सुझाव दें। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम 7 बजे किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।